लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की, मेटल की रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है, हमने देखा कि ये जो R है बच्चों, ये है रो L बाई ए। मीन्स ये कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है। कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है विच इज रो, रेजिस्टिविटी, वो रो जो है दैट इज द पैरामीटर ऑफ मटेरियल। ये हमने कल स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में कि ये मटेरियल का पैरामीटर है। कॉपर है जैसे उसकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, एल्यूमिनियम की डिफरेंट होगी, और इंसुलेटर्स की, कंडक्टर्स की, सबकी रेजिस्टिविटी अपनी अपनी डिफरेंट होती है। आज हम इस रेजिस्टिविटी को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने एक एक्सप्रेशन किया था J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और वहां पे जो सिग्मा था बच्चे दैट वाज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं जस्ट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन नहीं डालेंगे, या हम इक्वल टू का साइन डालेंगे। ये एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल्स होते हैं। और जब हमने ये J इज इक्वल टू सिग्मा ई को ड्राइव किया था, वहां पर हमने ये देखा था कि जो सिग्मा है वो होता है हमारे पास एन ई स्क्वायर टो बाय एम। ये कांस्टेंट था सारा का सारा फैक्टर एट ए फिक्स टेम्परेचर, इट वाज ए कांस्टेंट। ये चीज कांस्टेंट थी, इसलिए सिग्मा कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। बट यहां पर कंडीशन क्या है कि दिस इज एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर वेरी हो जाए, किसी भी कारणवश उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए कंडक्टर का, तो उससे मैंने बताया था कि रिलैक्सेशन टाइम पर इफेक्ट पड़ता है। रिलैक्सेशन टाइम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है फॉर ए कंडक्टर। तो वो अगर डिक्रीज हो जाता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। और उस केस में हमने ये बोला कि जो ओम्स लॉ है वो फेल हो जाता है, ओम्स लॉ फेल्स। ठीक है, अब हम यही जो रो है इसका एक्सप्रेशन कभी कभी ड्राइव करने के लिए आ जाता है। देखिए ये सिग्मा है हमारे पास, और अगर आप रो लिखना चाहते हैं तो सिंपली बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल, कल भी किया था, एन ई स्क्वायर बाय टो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर बाय टो। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है कभी कभी हमें एग्जाम में ड्राइव करने के लिए आ जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, रो पे, एल पे और ए पे। लेकिन अगर पूछा जाए रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो उसमें क्या क्या आ रहा है हमारे पास, नंबर डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। तो इन चीजों पे ये डिपेंड करती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि भी रो का एक्सप्रेशन आपने फाइंड करना है, डेरिवेशन की फॉर्म में पूछ लिया जाए कि भाई एक कंडक्टर है आपके पास, उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ जो उसकी है एल है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, है ना। इस तरह से आपको एक कंडक्टर दे दिया और उसमें जो मटेरियल है उसकी नंबर डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एन, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड, ऐसे क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है, देन फाइंड रिलेशन फॉर इट्स रेजिस्टिविटी की रेजिस्टिविटी रो जो है वो कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, और एक्सप्रेशन वही आएगा जो अभी हमने रेसिप्रोकल करके लिखा था विच इज एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। आना यही है, लेकिन हम अब दूसरे मेथड से उसको ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है।
हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लेना है। तो अगर हमने किसी कंडक्टर को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करी, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस, बच्चे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेटअप हो जाती है फ्रॉम हेयर टू हेयर। कंडक्टर के अंदर हर जगह वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उस ई को हम लिख सकते हैं V बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई लेंथ, ये इसकी दूसरी फॉर्म है। तो इसके सेटअप होने से क्या होता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद वो सभी एक डायरेक्शन में ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं। वैसे उनका पाथ जिगजैग होता है, बट अगर हम बात करें ओवरऑल जो उनका मोशन है वो इस तरह का होता है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होती है बच्चों VD इज इक्वल टू E, कैपिटल E बाय M इंटू टो। ये हमें पता है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी करंट भी लिखते हैं। करंट इज NEA VD, ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो यहां पर हम NEA और VD को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा NE स्क्वायर कैपिटल A इंटू टो बाय M, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो V बाई एल के बराबर है, जैसे हमने बात करी, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ V बाई एल लिख देंगे। तो ये बनेगा NE स्क्वायर A टो बाय M इंटू V बाई एल। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, एरिया आ रहा है और लेंथ आ रही है, तो एरिया और लेंथ रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन में होता है। यहां पर ना हम जो चीजें मेजर कर सकते हैं उन पे ध्यान दें। करंट हम मेजर कर सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में विद द हेल्प ऑफ एमीटर। हम एमीटर यूज करते हैं, एमीटर एक डिवाइस होता है करंट को मेजर करने वाला, वो लगा दो, करंट आप मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज को भी आप मेजर कर सकते हैं। दे आर एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स विच कैन बी मेजर्ड वेरी इजिली। तो यहां पर ये है, वोल्ट मीटर की हेल्प से हमें मिल जाएगा। बाकी चीजें हमें नहीं मिलेंगी। लेंथ हमें वैसे ही पता होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर NE स्क्वायर टो बाय M, इसको मैंने ऐसे लिख दिया अलग से, और यहां पर बाकी जो चीजें हैं वो आ गया हमारे पास A बाय एल इंटू V, एंड दिस इज इक्वल टू करंट। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पे अभी सारा कुछ। नाउ वी विल कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के साथ अगर हम कंपेयर करें, या हम ऐसे करें कि हम V बाई आई एक साइड पे ले जाते हैं, तो यहां से वी कैन राइट वोल्टेज बाय करंट। वोल्टेज, ये करंट नीचे चला गया, बाकी सब उधर चला जाएगा, M अपॉन NE स्क्वायर टो, ये सारा फैक्टर एक साइड पे रह गया, और ये L भी ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब ये जो वोल्टेज बाय करंट है बच्चों, ये भी आपको पता है, ये रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ R आ गया, और ये सारा कांस्टेंट है जैसे कि हमेशा आता है, इसको हमने रो पुट कर दिया, और L बाय A। ठीक है, तो हेयर वी हैव सब्स्टिट्यूटेड रो इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टो। तो दिस इज द मेथड टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो जस्ट इस तरह से हम इसको ड्राइव कर लेंगे, और अभी हम यहां से एक्सप्लेन करेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो नंबर 1, resistivity is directly proportional to mass of electron. It is inversely proportional to square of charge of electron. It is inversely proportional to number density, and it is inversely proportional to relaxation time. अब ये वाले जो दो पैरामीटर्स हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला, ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बच्चे ये फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मास किसी इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो कंडक्टर के अंदर है या कहीं पर भी है, मास इज मास, उसकी वैल्यू होती है 9.1 10⁻³ kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड फॉर द गिवन मटेरियल, चाहे वो कंडक्टर है, चाहे वो इंसुलेटर है, चाहे वो सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो दो पैरामीटर्स है, ये वाले दोनों, ये दोनों पैरामीटर्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दोनों, एक नहीं दोनों, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, N यहां पर है नंबर डेंसिटी ऑफ
फ्री चार्ज कैरियर्स। अब मैं इसको बोलूंगा चार्ज कैरियर्स, कि इस तरह की चीज जो चार्ज को कैरी करते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स। जैसे कि मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है, उसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। दूसरा पैरामीटर है टो, विच इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर के बढ़ने से बच्चों जो टो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बट टेम्परेचर के बढ़ने से जो एन है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, इट इंक्रीजेस, चाहे वो मेटल्स हों चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हों। बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम मेटल्स की बात करेंगे, मेटल्स में ये वाला जो पैरामीटर है एन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, इससे ज्यादा चेंज नहीं होता। इसमें चेंज क्यों होगा? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, आप बहुत टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हो कंडक्टर का। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? थर्मल एनर्जी बेसिकली दे रहे हो आप। तो थर्मल एनर्जी से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो घूमने की स्पीड है, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं एटम्स की, वो बढ़ जाती है ना, उनमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं एटम से, आयोनाइज हो सकता है एटम अगर आप टेम्परेचर काफी बढ़ा दो। लेकिन हम रूम टेम्परेचर पर, या अगर हम बात करें कि एट प्रैक्टिकल टेम्परेचर्स, कंडक्टर्स में इस एन का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो जो चेंज इन एन है विद टेम्परेचर, इट इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ कंडक्टर्स। यहां पर मैं वो लाइन लिखूंगा कि चेंज इन एन, ठीक है, इज वेरी स्मॉल for conductors. Change in n, change in n with temperature is very small for conductors, ठीक है, not for semiconductors. सेमीकंडक्टर्स के लिए भी बात करेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे, अभी हम सिर्फ मेटल्स की कहानी सुना रहे हैं। तो मेटल्स के केस में क्या होता है, n जो होता है उसमें स्मॉल चेंज होता है, n बढ़ता जरूर है, उससे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से n बढ़ता है, ये भी आपको बता दूं, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा n इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। बट वो जो डिक्रीज होने वाला फैक्टर है वो बहुत छोटा है कंडक्टर्स के केस में। लेकिन अगर हम टो की बात करें तो टो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये ज्यादा इफेक्ट करता है। टेम्परेचर के बढ़ने से टो डिक्रीज हो जाता है, टो के डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ वो भी लगा देता हूँ कि दिस इज, अब मैंने बता दिया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ कैपिटल टी आ जाएगा। मतलब रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो एंड टो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा किसी भी कंडक्टर का, रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। अब ये जो रेजिस्टिविटी है, इसके बेसिस पर हम तीन तरह के मटेरियल्स डिफाइन कर सकते हैं। उन तीनों के बारे में आपने अपनी 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। और एक होते हैं हमारे पास कंडक्टर्स, वो मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी स्मॉल होती है उनको कंडक्टिंग कंडक्टर्स की कैटेगरी में ले जाएंगे। दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है, और तीसरे होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। इन तीनों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जो कंडक्टर्स हैं दे हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो लूजली बाउंड होते हैं, जो अपने एटम्स के साथ लूजली बाउंड होते हैं। थोड़ी सी भी आप फोर्स लगाओगे तो वो कहीं पर भी चले जाएंगे, उनको मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी, मोशन मिल जाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे। इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चों, वो इस रेंज में होती है। देखो 10⁻⁸ ओम मीटर से लेके 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। तो दिस इज वेरी स्मॉल रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी। जो भी मटेरियल इस रेंज में आएगा उसको हम बोल देंगे कंडक्टर। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते वो, मतलब वो एक्चुअली अपने न्यूक्लियस के साथ, जैसे ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूमते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट
दे आर टाइटली बाउंड, उनके बीच में जो फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। तो उनको इजेक्ट करना या उनको किसी डायरेक्शन में भेजना डिफिकल्ट होता है, तो दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। और उनकी अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो इस रेंज में होती है 10⁻⁴ ओम मीटर से लेके टू 10⁻⁴ ओम मीटर तक। तो इतनी ज़्यादा इनकी रेजिस्टिविटी होती है। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो आपको पता है ग्लास, रबर, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे पास इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आती हैं। ओके, सेमीकंडक्टर्स की बात करें। अब सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो वैसे इंसुलेटर्स होते हैं एट 0 केल्विन, तो दे आर इंसुलेटर्स एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन इज अब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना, वहां तक जाना बहुत डिफिकल्ट है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है वो इंसुलेटर बनते जाते हैं, मतलब उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो दे आर इंसुलेटर्स एट 0 केल्विन बट दे आर कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर मीन्स 300 केल्विन, तो 300 केल्विन पे बच्चों वो बन जाते हैं हमारे पास, वो कंडक्टर्स बन जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं। अब इनकी जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इन बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अगर हम रूम टेम्परेचर पर इनकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻6 ओम मीटर से लेके, मीन्स जहां तक इनकी मैक्सिमम वैल्यू थी 10⁻⁴ ओम मीटर तक इनकी रेजिस्टिविटी हो सकती है, मीन्स इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज उनकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो आपने रेजिस्टिविटी की रेंजेस को लर्न नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि इनकी रेजिस्टिविटी इन बिटवीन है, इनकी बहुत ज़्यादा होती है और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की ज़्यादा होती है, इंसुलेटर्स की बहुत कम होती है, और सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है दैट इज इन बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी की बातचीत थी। अब एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्शन में। इलेक्ट्रॉन की अपनी एक मोबिलिटी होती है, हर किसी पार्टिकल की मोबिलिटी होती है, किसी भी चार्ज पार्टिकल की, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करने की क्षमता, कि वो कितनी आसानी से अपनी जगह से हिल जाता है, मीन्स थोड़ी सी फोर्स लगाई और वो हिल गया। तो अलग अलग पार्टिकल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं विद देयर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटीज। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को अगर आपने डिफाइन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है, इट इज बेसिकली द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल या वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली क्या हुआ, यहां पर एक पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, और यहां आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लग जाएगी। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये मोशन में आया, इसने वेलोसिटी गेन करी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ ये खाली वैक्यूम नहीं है, अगर यहाँ पे सिर्फ वैक्यूम होता तो इस पे एक्सेलरेशन होता, वेलोसिटी कांस्टेंट ना होती। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर तो फोर्स लगती है सर, और वो फोर्स होती है F इज इक्वल टू Q टाइम्स E, है ना, माइनस ई। तो फिर तो ये एक्सेलरेट होना चाहिए, पर फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट आती है ना, इट इज एवरेज वेलोसिटी, कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। हाँ, तो वो क्यों कांस्टेंट आती है, क्योंकि यहाँ पर खाली स्पेस नहीं है, मैंने बताया था यहाँ पर पॉजिटिव आयन कर्नल्स हैं, कोर्स हैं, जब भी ये इलेक्ट्रॉन चलेगा किसी भी मटेरियल के अंदर तो वो टकराएगा इन सब से, तो इसका मोशन रेजिस्ट भी होगा। तो जितनी रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रही है उतना वो एक्सेलरेशन भी हो रहा है, तो ऑन द एवरेज वहां पर जो वेलोसिटी बनती है दैट इज कांस्टेंट। तो किसी भी मटेरियल के अंदर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होगी वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो सब कुछ होने के बाद आई है, सारी टक्करें होने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी आई है उस पार्टिकल की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका एक्सप्रेशन अगर आपने लिखना है कि इसका फॉर्मूला सर और क्या हो सकता है, एक तो ये फॉर्मूला है, अगर आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जस्ट डिवाइड कर दो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ऐसे, तो ये टो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और म्यू का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा ई टो बाय एम। ठीक है, अब ये देखिए कितना प्यारा फॉर्मूला बना है ये,
ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, है ना। देखो क्या क्या आ रहा है, पार्टिकल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल इनसाइड द मटेरियल। अकेले पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड पार्टिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन की नहीं है, क्योंकि इसमें ना टॉ भी आ रहा है, रिलैक्सेशन टाइम, और ये जो टॉ है बच्चों ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वहां पर कितने कर्नल्स हैं, कितनी ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं, उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है मोबिलिटी। तो ये जितने भी तीनों यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स पार्टिकल के साथ रिलेटेड है इनसाइड ए मटेरियल, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ई, टो एंड एम, सेकेंड एक्सप्रेशन। तो आई विल राइट हियर इट इज पैरामीटर ऑफ a charged particle in a material, ठीक है। और ये तभी आएगा जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, क्योंकि डेफिनेशन ही ये बोलती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तब तक इस पैरामीटर का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक और एक्सप्रेशन है मोबिलिटी का, हम इसकी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कंडक्टिविटी के साथ, तो वो भी बहुत आसान है, मैं यहीं पे कर देता हूं। तो अगर हम देखना चाहते हैं रिलेशन ऑफ म्यू विद सिग्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, म्यू और सिग्मा आपस में कैसे रिलेटेड है, तो बहुत आसान है, J इज इक्वल टू सिग्मा, ये आपको पता है। अब इसमें हमने सिग्मा निकालना है, तो दैट इज J बाई ई, तो J इज एन ई वी डी बाई ई, और आप यहाँ पे देखें वी डी बाई ई इज म्यू, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। ये सारे रिलेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है सिंपल सा ही आता है न्यूमेरिकल, लेकिन बात है कि आप वो सारे पैरामीटर्स की रिलेशन बना सको जो आपको चाहिए। तो ये एक बार पेज पे सब लिख लेते हैं, और इधर से दूसरा उसके साथ पहले वाले की रिलेशन, फिर दूसरे वाले की रिलेशन, ये सब चीजें करके देखते हैं, ठीक है, बिना नोट्स के, जस्ट अपने आप करके देखते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट हो जाएं और ये सारी रिलेशंस आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब ये बताती है कि जो सिग्मा है, कंडक्टिविटी है, वो नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी, इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगी मटेरियल की। और अगर यहीं से आपने रेजिस्टिविटी बतानी है तो वो 1/NE म्यू भी हो जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स, ओके। तो ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें हमने पढ़ी विच आर रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। अब जब हम सीरीज पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं, रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स। सीरीज पैरेलल तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, अब सीरीज पैरेलल को हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। ये है हमारे पास कंडक्टर 1, इसको हमने ज्वाइन कर दिया किसी कंडक्टर 2 के साथ, ऐसे, ठीक है। तो एक कंडक्टर जो है ना, एक्चुअली वो रेजिस्टर भी है, हर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, तो एक कंडक्टर जो है वो एक रेजिस्टर भी है। तो दिस इज R1, दिस इज R2, दो रेजिस्टेंसेज हैं, इनको हमने बैटरी के साथ लगा दिया। ये सीरीज कनेक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, दिस इज सीरीज कनेक्शन, ठीक है। ये हमने वोल्टेज लगा दी इनके अक्रॉस। तो जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं तो ये कंडक्टर एक तरह की रेजिस्टेंस ही है, जैसे मैंने बताया। तो इस सर्किट को हम ऐसे, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का R1 और ये दूसरा R2, चलिए एक और जोड़ देते हैं यहाँ पे R3, ठीक है। अब जो आपको क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, वहां पर ये सीरीज वाले फॉर्मूले भी काम आएंगे, और साथ साथ अभी जो हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो L बाई A, उसमें जो रो है वो कांस्टेंट है, लेंथ इसकी अगर L1 है, इसका एरिया A1 है, ये सब मिक्स होके आएगा अभी आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ बनेंगे जब हम करेंगे, देखना। पहले मैं सीरीज कनेक्शन करवा दूंगा, आपको पता है वैसे आपको, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। तो ये वोल्टेज जब आप अप्लाई करते हैं ना सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस को, तो क्या होता है कि सर्किट का जो करंट होता है, सर्किट में जो करंट होता है, वो करंट कैसे डिसाइड होता है, ओम्स लॉ से डिसाइड होगा। वो होगा I इज इक्वल टू V बाई R। अब इस R का मतलब यहाँ पे इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इतना करंट होगा सर्किट में, और वो करंट ऐसे जाएगा। अब बच्चों जब सीरीज में है सारा कुछ, तो जो करंट है हर किसी रेजिस्टेंस में से सेम ही रहता है, वो आपको पता है, करंट सब में से सेम रहता है। तो इसका मतलब है कि
ये करंट R1 में से भी उतना होगा, उसमें से भी R2 में से भी सेम है और R3 में से भी सेम है, और कितना होगा वो अभी हम फाइंड करेंगे जब हम ये एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए करंट अगर यहाँ I है, रेजिस्टेंस R1 है, तो V जो होगा V1 दैट इज IR1, इसके अक्रॉस वोल्टेज। दूसरे के अक्रॉस वोल्टेज जो V2 होगी वो होगी IR2। तीसरे के क्रॉस जो वोल्टेज होगी V3 वो होगी IR3। तो ये बच्चे हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं सारी डिफरेंट होंगी, बट वी नो दैट द टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इनका सम ही होगी। और यहाँ पर अगर हम V को सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ आ जाएगा I इंटू R इक्विलेंट, और V1 आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो I कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज सम ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस। जस्ट आपने ऐड करना है फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस। अगर सारी आइडेंटिकल होती, हमारे पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है R इंटू n, क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो n इंटू R। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है सीरीज कनेक्शन में। अब इसमें आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यहाँ से पता लगी। अगर आपने अभी करंट निकालना है सर्किट में कितना है, तो सर्किट में करंट आप कैसे निकाल सकते हैं। सर्किट में करंट आ जाएगा वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द करंट इन द सर्किट। ये आप निकाल सकेंगे इस सर्किट के लिए। वोल्टेज आपको गिवन होगी। अगर आपने सबके क्रॉस वोल्टेज बतानी है कि पहले के क्रॉस वोल्टेज कितनी है बच्चों, तो सिंपली वो V1 है IR1। ठीक है, ये I यहां सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो देखो ये बनेगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सारा एक्सप्रेशन इनटू V। तो अगर आपको करंट नहीं भी फाइंड करना, आप डायरेक्टली बताना चाहते हैं इस पहले वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल देंगे। अभी कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो आप क्या करेंगे, V1 अगर लिखना है तो दैट रेजिस्टेंस R1 जिसके अक्रॉस आपने फाइंड करना है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू अप्लाइड वोल्टेज। सिमिलरली यू कैन राइट V2 एज R2 अपॉन, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इनटू V। V3 अगर लिखना चाहते हैं तो R3 अपॉन ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर यहां पर R1 सबसे बड़ा है, R2 उससे छोटा है, R3 उससे छोटा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि V1 वोल्टेज, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा किसके अक्रॉस होगा, R1 के, उससे कम होगा R2 के अक्रॉस, उससे कम होगा R3 के अक्रॉस। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, तो ये बात होगी क्लियर आपको। ठीक है, अब जब क्वेश्चंस आएंगे आपको पूछा जाएगा अगर हमने ऐसे जोड़ा इनको तो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज की रेशो निकालें। एरिया डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है। अब यहां सोचना पड़ेगा, हम चलेंगे आगे, पहले हम पैरेलल कनेक्शन कर ले, फिर हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो दिस इज सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट सारे आपने ध्यान में रखने हैं। ये वाला, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये मेन चीजें ध्यान में रखती है। Next is parallel combination of resistances। तो इसमें भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। तो पैरेलल में ऐसे जुड़े होंगे कंडक्टर्स या रेजिस्टर्स, ये 2-3 रेजिस्टेंस हमने ऐसे जोड़ दिए। अब सबके जो टर्मिनल्स हैं आपस में जुड़े होते हैं, दोनों टर्मिनल्स। ये बात हमने कैपेसिटर में अच्छे से समझी थी, बस वही सेम चीज है। हमने यहां पर बैटरी लगा दी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो यही जो V पोटेंशियल डिफरेंस है सबको मिलेगा, क्योंकि R1 के दोनों टर्मिनल्स भी एक्चुअली वहीं पे जुड़े हुए हैं। R2 के भी दोनों टर्मिनल्स आप देख लो, नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ ही जा रहे हैं अल्टीमेटली, और R3 के भी दोनों टर्मिनल्स वहीं पे जा रहे हैं। तो वोल्टेज सबको सेम मिलेगी, V
वी वी। अब बहुत आसान है, अगर आपको पूछा जाए कि भाई पहली ब्रांच में करंट कितना होगा, I1 बताएं, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1। बहुत आसान है, ओम्स लॉ। यहां पूछा जाए I2 कितना है, यहाँ पे I2 दैट इज V बाई R2। यहां पूछा जाए, ओम्स लॉ है, सिंपली कुछ नहीं है, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ओम्स लॉ तो आपको आता ही है लगाना, इसमें वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है, लेकिन जो टोटल करंट होगा I, वो इन सब का सम होगा। ठीक है, तो ये हमेशा यहां पर होता है, वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड हो जाता है रेजिस्टेंसेस में, टोटल करंट का जो है वो सबका सम होगा। तो यहां पर भी हम ओम्स लॉ लगा देंगे, तो V बाय R इक्विवेलेंट V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो V कॉमन आके कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 बाय R इक्विवेलेंट ये हो गया। तो फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस जो R इक्विवेलेंट आएगा दैट इज R बाय n। अगर सब रेजिस्टेंसेस एक जैसी हैं, मान लो 10 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और 10 रेजिस्टेंसेस में हर किसी की वैल्यू है 100 ओम, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 100 बाई 10 मीन्स 10 ओम। तो ये हमारे पास R इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपको इंडिविजुअल करंट निकालने भी आ गए, ये आपके सामने पड़े हुए हैं। अब अगर एक और चीज यहाँ पे आपको सिखाते हैं, अगर करंट इस तरह से डिवाइड हो रहा है तब कैसे करना है, देखिए ध्यान से। मान लो आपको वोल्टेज नहीं पता, वोल्टेज पता है फिर तो आप I1 निकाल ही सकते हैं, I1 इज V बाय R1। ठीक है, फिर तो आप निकाल ही सकते हैं। बट अगर आपको वोल्टेज नहीं पता, फिर करंट कैसे आपने फाइंड करना है, देखो दो रेजिस्टेंसेस के लिए ये काम किया जाता है, बहुत आसान है। दो रेजिस्टेंसेस ले लेते हैं, ये R1 ये R2। अब इस केस में आपको पता है कि यहां से जो करंट आ रहा है वो I आ रहा है और इधर से भी I निकल रहा है। आपको ये नहीं पता कि वोल्टेज कितनी अप्लाई करी है, वो नहीं दिया हुआ आपको। अगर वोल्टेज दी होती फिर बहुत आसान था, फिर I1 अगर आप लिखना चाहते थे तो V बाय R1 और I2 लिखना चाहते तो V बाय R2। बट अभी वोल्टेज नहीं दी गई, करंट दिया गया, ये भी बहुत आसान है, टफ नहीं है। इधर चला गया I1 करंट, इधर चला गया I2 करंट। अब यहां पर वोल्टेज होगी तो सेम ना इन दोनों के अक्रॉस, हमें गिवन नहीं है बट वी कैन राइट कि लेट अस सपोज द वोल्टेज अक्रॉस बोथ ऑफ देम इज V। ये दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है, तो अगर वो सेम है तो हम लिख सकते हैं पहले की वोल्टेज V इज इक्वल टू IR होता है ना, I1 R1, दिस इज इक्वल टू I2 R2, ये बराबर ही होगा हमेशा। तो I1 बाय I2 की रेशो R1 R2 बाय R1, ये रेशो इसके बराबर है। ठीक है, अब यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करने से रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ये चीज कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं इसको लिखूंगा, कलर चेंज कर लिया मैंने, I1 अपॉन I1 प्लस I2 ऐसे लिख दिया, नीचे ऐड कर दिया I1 को। ऐसे ही यहाँ R2 था, यहां मैंने लिख दिया R1 प्लस R2। तो रेशो को कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम ऐसा करते हैं। यहाँ पे जो I1 बाय I2 है, I1 प्लस I2 है, वो क्या है, वो टोटल करंट I है ना, I ही तो डिवाइड हुआ था इन दोनों में, और यहाँ आ गया R2 अपॉन, बस हो गया सॉल्व, ये I उधर ले जाओ। तो I1 इज R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो I1 के सामने R2 आएगा। सिमिलरली अगर आप I2 लिखना चाहते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल जो है I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 है ना, करंट गेट डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, इसका मतलब है I1 के सामने R2 आएगा और I2 के सामने R1 आएगा। अगर आप यहाँ पे I2 भी लिखना चाहते हैं तो दैट विल बी R1, इसके सामने दूसरी वाली रेजिस्टेंस आएगी इनटू Y, नीचे टोटल रेजिस्टेंस आएगी। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, आप करंट दोनों में अलग अलग बता सकते हैं कितना करंट है। और अगर आपके पास वोल्टेज है फिर तो कोई कहानी नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो वैसे पता चल जाएगा हमें। तो अभी देखो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, जो अभी मैंने बताया कि किस तरह से करंट जो है वो डिवाइड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में करंट डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ क्या किया जा सकता है, अगर आपने 3 रेजिस्टेंसेस में करंट निकालना है, अगर यहाँ पर भी अगर आप I1 निकालना चाहते हो और लेट अस सपोज आपके पास वोल्टेज नहीं है, तो क्या किया जाए, करंट है टोटल I, तो क्या किया जाए यहाँ पर इस केस में,
तो बहुत आसान है, I1 इज इक्वल टू V बाई R1 तो है ही है ना। अब V देखो क्या है, V है I इंटू आर इक्विलेंट, है ना। जो टोटल वोल्टेज है वो तो करंट जितना भी सर्किट में जा रहा है, जितना भी ये तीनों मिलके करंट निकाल रहे हैं, इंटू आर इक्विलेंट, ये तो है ही है ना ओम्स लॉ। तो V इज I इंटू आर इक्विलेंट। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसको, I, मैं ऐसे लिखता हूं इसको, I आर इक्विलेंट इंटू आई अपॉन R1। ठीक है, ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला। अब आर इक्विलेंट इस केस में आप तीनों की निकालना चाहते हो, वो आपको पता है बच्चों, उसको निकालना टफ नहीं है। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 करके सॉल्व करके वो फाइंड कर लो आर इक्विलेंट। आर इक्विलेंट अगर आपको पता है, उसको R1 से डिवाइड करें और इंटू वाई करें तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, देखो 2 के लिए अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो देखो नीचे वाला सेम फॉर्मूला बनता है, मैं करके दिखाता हूं। आर इक्विलेंट 2 के लिए क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, और इसके नीचे ये R1 इंटू वाई। देखो कितना प्यारा हो गया, वही फॉर्मूला बन गया जो नीचे था हमारे पास। तो वो सेम चीज ही आएगी, ये आप मेथड यूज कर सकते हो। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने आर इक्विलेंट अलग से निकाल लेना है, विच इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इसका रेसिप्रोकल। आर इक्विलेंट आपके पास आ जाएगा, बस आर इक्विलेंट डिवाइड बाई R1। ये याद रखना, जब I1 लिख रहे हो तो R1 नीचे आएगा, ऐसे I2 लिख रहे हो तो R2 नीचे आएगा। वो सारे लिख देते हैं यहाँ पे, नोट्स बन जाएंगे बढ़िया। ये हमें प्रूफ करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे देखो, अगर I2 लिखना चाहते हो तो वो बनेगा सिंपली आर इक्विलेंट बाय R2 इंटू वाई। ऐसे ही अगर आप I3 लिखना चाहते हो तो वो बनेगा आर इक्विलेंट बाय R3 इंटू वाई। अब इसमें आपको वोल्टेज नहीं भी गिवन क्वेश्चन में, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, रेजिस्टेंसेस और टोटल करंट, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। वोल्टेज नहीं पता, रेजिस्टेंसेस तीनों पता है, 4 ओम 5 ओम 10 ओम, टोटल करंट उसमें से बोल दिया 20 ओम चल रहा है, तीनों में से अलग अलग करंट कितना निकलेगा वो फाइंड करो। तो पहले आर इक्विवेलेंट का आंसर निकाल लो, उसके बाद यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये सीरीज पैरेलल के बारे में कुछ बातें थी, तो लेट अस डू सम एग्जांपल। तो हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक है X एक है Y, 2 वायर्स हैं, इन दोनों की जो रेजिस्टिविटी सेम है, सेम रो दोनों का सेम है, बट देयर एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन रेशो A1 बाई A2। जो उनके एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनकी रेशो दी गई है 2/3, और जो उनकी लेंथ है उनकी भी रेशो दी गई है L1 बाई L2, दैट इज 1/2। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हमें गिवन है। क्वेश्चन है कि दे आर कनेक्टेड इन नंबर 1, सीरीज में भी कनेक्ट किया उनको, ये पहला क्वेश्चन है। नंबर 2, पैरेलल में कनेक्ट किया, सीरीज में भी कनेक्ट किया, पैरेलल में भी कनेक्ट किया। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज एंड वी हैव टू फाइंड VD1 बाय VD2, रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज इन द 2 केसेस। मतलब सीरीज वाले केस में क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो आएगी और पैरेलल वाले केस में क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो आएगी, ये हमें बताना है। बच्चों, इस क्वेश्चन की ना बहुत सारी वेरिएशंस हैं, हमें ध्यान देना होगा कि हमें क्या क्या गिवन है। अगर यहाँ पर सेम रो ना लिखा हो तो क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा, अगर सेम रो लिखा गया है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। कैसे, देखो, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है। पहले हम सीरीज की बात करते हैं। तो सीरीज में हमें पता है कि अगर हम सीरीज में इस तरह से 2 कंडक्टर्स हैं, अगर हम उनको ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ही मैंने बना दिया, ध्यान नहीं दिया कुछ भी, जस्ट ऐसे 2 कंडक्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ दिया। ये है हमारे पास वायर X, ये है वायर Y। तो हमें पता है कि इन दोनों में से जो करंट होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, करंट सेम होता है सीरीज में, है ना, करंट सेम होता है। चाहे हमारे पास इस तरह का एक कंडक्टर हो, नाउ दिस इज ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एरिया छोटा है, यहाँ पर एरिया बड़ा है, फिर भी अगर आप यहाँ पर एक बैटरी लगा दोगे दोनों तरफ, तो करंट इस सारे कंडक्टर में सेम होगा। करंट का मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करेगा, एरिया के चेंज होने से करंट चेंज नहीं होगा। करंट डेंसिटी वेरी करेगी, वो है वहां पे, हम बात करते हैं इसके बारे में। तो करंट सीरीज कनेक्शन में सेम रहता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पर करंट सेम है, लेकिन यहां एरिया है A2, यहां एरिया है A1। तो जो करंट डेंसिटी होती है J1, दैट इज करंट अपॉन A1, यहां बनेगी J2 अलग अलग होगी करंट डेंसिटी J2, विच इज करंट अपॉन A2। ठीक है, तो एरियाज क्योंकि डिफरेंट है तो करंट डेंसिटी भी डिफरेंट होगी। और करंट डेंसिटी की अगर रेशो आपने यहां पे लिखनी है
तो वो A2/A1 होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और करंट डेंसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी रिलेटेड है, आपको पता है। करंट डेंसिटी इज रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज J इज इक्वल टू NEVD। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सप्रेशन, NEVD। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि J VD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मीन्स ये रेशो V1/V2 भी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशो। मीन्स अगर एरिया छोटा होगा, जैसे यहाँ पर A छोटा है, तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 है वो बड़ी होगी, और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी V2 जो है वो छोटी होगी। ठीक है, तो ये चीजें कुछ हैं जो मैंने रिकॉल करवाई है आपको। ये भी एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, वापस आ जाए यहाँ पे। तो चलिए एक और बात बताते हैं। यहाँ पे सेम पाइप वाली एनालॉजी ले सकते हो। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखते थे कि जब एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी पढ़ी थी ना आपने, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये एरिया अगर छोटा हो जाए तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। सेम वही चीज यहाँ पर करंट के साथ भी हो रही है, उस बात का ध्यान रखेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ भी इसको रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं। अभी हम यहाँ आ जाते हैं। तो इस केस में करंट सेम है। जब करंट सेम होगा ना बच्चों, तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है, I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, आप VD की रेशो फाइंड करना चाहते हैं, पहले मैं VD का फॉर्मूला लिख दूं, तो वो बनेगा I/NEA। जब भी आप इस तरह की रेशोज के क्वेश्चंस आएंगे ना, और आप देखना चाहते हैं कि भाई एरिया की रेशो गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशो क्या होगी, अगर ये चीज आप फाइंड करना चाहते हैं, तो मैंने कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बाकी सारे पैरामीटर्स ना कांस्टेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वो नहीं वेरी करने चाहिए। इसका ध्यान रखना आपने। अब इस केस में, सीरीज के केस में, करंट वैसे ही सेम है दोनों में। N और E क्यों सेम है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है सेम रेजिस्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टिविटी जो है बच्चों वो डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी इज M/NE² टो, है ना, इस पे डिपेंड करती है ना, N और टो पे। तो N यहाँ पर आ रहा है नंबर डेंसिटी, बट उसने बोल दिया रेजिस्टिविटी सेम है, तो इसका मतलब नंबर डेंसिटी भी सेम होगी। टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए वैसे यहाँ क्वेश्चन में, बट उसने नहीं बोला। चलो हम कंसिडर कर लेते हैं कि टेम्परेचर भी सेम है। तो जस्ट अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देयरफॉर VD1 रेशो VD2 इज इक्वल टू A2 रेशो A1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और A2/A1 कितना बना यहाँ पे 3/2। तो 1 मैंने x को माना है, यहां मैंने V1 लिख देता हूं, यहां मैं V2 लिख देता हूं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का कि सीरीज में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये रेशो होगी। बस इतना सही काम करना है, और ये याद रखना है कि अगर सीरीज कनेक्शन है तो इसको यूज करो। ठीक है, अब हम पैरेलल की बात करते हैं। यहां लाइन लगा दें एक, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल वाले केस में क्या होगा, चलो पैरेलल में आप जोड़ के तो देख ही सकते हो, इनको इमेजिन कर सकते हो। हम बात करते हैं कि इस केस में क्या सेम होगा पैरेलल में। आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसमें करंट सेम होता है, उसमें वोल्टेज सेम होती है। पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें, कोई और फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। देखो करंट नहीं सेम होता पैरेलल में, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। तो यहां पर आएगा E/M इंटू टो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है कि नहीं होती हमें कैसे पता, हमें इसको वोल्टेज में लेके जाना है, क्योंकि पैरेलल में दोनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम होती है। तो E/M अलग से हो गया यहां पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ गया वोल्टेज बाय लेंथ। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें E स्मॉल e, टो और M ये सारे तो है ही कांस्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ वोल्टेज भी जो है वो दोनों के लिए सेम है। इट इज सेम। वाई सेम? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल में है इसलिए वोल्टेज सेम है। मींस ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है। अगर ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं तब हम लिख सकते हैं VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L यहाँ पे, और फिर से VD1/VD2 is L2/L1 and what is L2/L1? It is 2/1। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में ना तो ये बोला गया कि उनकी नंबर डेंसिटी जो है वो N1/N2 की रेशो नहीं दी गई। अगर वो रेशो भी दी जाती, N1/N2 की रेशो भी दी जाती, तो यहां मैं N को कांस्टेंट में ना लेके जाता, फिर मैं क्या करता, I/E को कांस्टेंट मानता और इस रेशो को कैसे लिखता, फिर मैं ऐसे लिखता V1/V2 is equal to N2A2
बाय N1 A1। तब मैं इस रेशो को ऐसे लिखता, इस बात का ध्यान देना यहाँ पे, अगर नंबर डेंसिटी की रेशो इस क्वेश्चन में दी होती तब हम ऐसे लिख लेते। अगर बोला जाता कि भाई रेजिस्टिविटी सेम नहीं है तो फिर क्या वेरी करता, रेजिस्टिविटी सेम नहीं है तो ये दो चीजें वेरी कर सकती, सिर्फ एक ही चीज वेरी कर सकती, ये वाली। टेम्परेचर फिक्स है, टॉ फिक्स रहेगा, एम फिक्स रहेगा, ई फिक्स रहेगा, सिर्फ एन ही वेरी कर सकता है। अगर रेजिस्टिविटी सेम ना होती तो फिर वो नंबर डेंसिटीज की रेशो देता, तो वो नंबर डेंसिटीज की रेशो यहाँ पर हमारी हेल्प करती सीरीज वाले क्वेश्चन में। और पैरेलल वाले क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है, पैरेलल वाले में हमारे पास नंबर डेंसिटी नहीं आ रही तो उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एक जिसमें सीरीज पैरेलल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फिर से हमारे पास टू वायर्स एक्स एंड वाई हैं इस एग्जांपल में, ऑफ सेम डायमीटर, उनका डायमीटर सेम है। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल्स डिफरेंट है। अब डिफरेंट मटेरियल्स हैं, चलो जी डिफरेंट मटेरियल्स भी लिख लिया, डायमीटर सेम है, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, क्वेश्चन में ऐसे मेंशन्ड है, एंड दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, तो दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, साथ में ये भी गिवन है। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x इज ट्वाइस द नंबर डेंसिटी इन y, मींस nx जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ ny, दिस इज गिवन। ठीक है जी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स, तो हमें वही निकालना है vx बाय vy कितना होगा। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो हमारे पास सीरीज कनेक्शन की बात हो रही है, तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, तो इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर ए भी है, सॉरी, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब जो VD का फॉर्मूला है वो बन गया I/NEA। ठीक है, ये बन गया। अब उसने बोल दिया डायमीटर सेम है, तो डायमीटर सेम है मतलब अभी यहाँ पर ये जो A है वो कांस्टेंट रहेगा दोनों केसेस में। अगर आप रेशो लोगे तो इसको चेंज नहीं करोगे। I तो वैसे ही सेम है क्योंकि सीरीज में है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस नंबर डेंसिटी का चक्कर है। तो मतलब Vx बाय Vy की जो रेशो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पे, Ny बाय Nx के बराबर है। तो यहां से देख लेते हैं Ny बाय Nx कितना है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1/2, 1/2। ठीक है, तो Ny बाय Nx इज 1/2, तो आंसर आ गया आपके पास, दिस इज आंसर कि भाई Vy बाय Vx की रेशो 1/2 के बराबर है, Vx बाय Vy की रेशो। ठीक है, हो गया क्लियर। तो इस तरह सीरीज में आपने ध्यान देना है कि हम किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लेंगे। इस तरह के और क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। एक और करते हैं, इसमें है कि दो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं है, क्वेश्चन है टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ्स इन द रेशो L1 by L2 इन रेशो 1:2, लेंथ इस रेशो में है, एंड डायमीटर्स इन रेशो, डायमीटर को मैं लिख लेता हूं D1 by D2 इन रेशो 2/3, तो 2:3 में है ये, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दे आर ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी। ठीक है, एंड वी हैव टू कंप्यूट द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अब वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो V1 by V2 कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो सीरीज में कनेक्ट किया है उसको, तो आपको पता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो अभी हमने बात करी है ये वाली थोड़ी देर पहले, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस की रेशो के बराबर आएगी, और रेजिस्टेंस की रेशो रो L1 by D1 अपॉन रो L2 by D2। ठीक है, ये फॉर्मूला, D2 नहीं आएगा, सॉरी, एरिया आएगा, D1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया है ना सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल के केस में एरिया इज पाई आर स्क्वायर। हमारे पास जो एरिया होता है यहाँ पे r अगर रेडियस है तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और r इज एक्चुअली d/2, तो d²/4, तो एरिया इज एक्चुअली पाई d²/4, तो वो रेशो इसके बराबर आएगी। ठीक है, अब रो से रो कट गया, तो ये सवाल हो गया L1 by L2 इंटू D2 by D1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। L1 by L2 इज हाफ, D2 by D1 इज 9/4। ठीक है,
3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9/4, तो आंसर इज 9/8। तो ये पोटेंशियल डिफरेंसेस की रेशियो है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी, पोटेंशियल डिफरेंस था, तो फॉर्मूला उस हिसाब से यूज करना। ये चीज तो ओम्स लॉ से आई है। अभी आपको पता लग गया है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि सीरीज है। अगर पैरेलल में जोड़े होते बच्चों तो ये V1/V2 की रेशियो 1 आती। आपको पता है पैरेलल में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो होता है वो सेम होती है। इसमें फिर करंट की रेशियो पूछी जाती। तो करंट की रेशियो अगर आपको पूछी जाती पैरेलल कनेक्शन में सेम क्वेश्चन में, तो पैरेलल में क्या होता? करंट की रेशियो हमें पता है I1/I2 जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R2/R1। ठीक है, बाकी सारा कहानी वैसे ही है। करंट की रेशियो पैरेलल में ऐसे पूछी जाती। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं सीरीज पैरेलल की। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास ना एक सर्कुलर रिंग है और इसके दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। इस रिंग की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें गिवन है। वो हमारे पास कुछ भी है, चलो 8R है। ठीक है, 8R। इसकी जो रेजिस्टेंस गिवन है इस रिंग की R1 ले लेते हैं, दैट इज 8R, है ना। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ऐसे बना दिया। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B? तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है। बहुत आसान है। देखो 8R टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों। इसका मतलब है जब आपने ऐसे हाफ डायमीटर है ना ये, तो सेमी सर्कल ऊपर चला गया, सेमी सर्कल नीचे चला गया, मींस हाफ लेंथ ऊपर चलेगी। टोटल लेंथ 2πr होती है इसकी, तो πr लेंथ ऊपर है बच्चे और πr लेंथ नीचे है। तो ये दोनों लेंथ्स हैं। ठीक है, अब दोनों लेंथ क्योंकि बराबर हैं इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो भी इक्वली डिवाइड होगी, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मींस ऊपर वाली रेजिस्टेंस भी 4R है और नीचे वाली रेजिस्टेंस भी 4R है। और अब आप देख लो ध्यान से, ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। तो जो आंसर आएगा आपके पास R इक्विवेलेंट पैरेलल में, उसका फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16R² आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 8R। तो ये कट गया और ये 2 से गया, तो आंसर इज 2R। तो 2R यहाँ पे आंसर है। ये तो हो गया डायमेट्रिकली ऑपोजिट। अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं है, ये चक्कर है, फिर से वही वायर है, लेट अस सपोज इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R है अभी। ठीक है, तो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, R ओम। तो हमें क्या करना है, यहां पर ऐसे गिवन है, ऐसे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये एंगल है, लेट अस सपोज गिवन है आपको 60 डिग्री, और अभी A और B पॉइंट्स यहां पर है। अब फिर से दो रेजिस्टेंसेस ही हैं एक्चुअली जो पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली। तो आंसर पैरेलल में ही सॉल्व होगा। ऊपर वाली रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, नीचे वाली को R2 मान लेते हैं। लेकिन ये R1 R2 फाइंड कैसे करें, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो वही बहुत सिंपल है। जो R1 होगा वो कैसे निकलेगा, ऊपर वाली रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, वो निकलेगी, ये जितना भी एंगल ये सबटेंड कर रही है, ये वाला एंगल ना, ये एंगल कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाय टोटल, ये एंगल आएगा 360 माइनस 60, तो 300 आएगा। तो इन टर्म्स ऑफ पाई करते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 60 डिग्री छोड़ दो, 60 डिग्री इज एक्चुअली π/3, है ना। तो ऊपर वाला एंगल कितना बना फिर 2π माइनस π/3, ऊपर वाला एंगल बन गया 6π माइनस π/3 मीन्स 5π/3, ये ऊपर वाला एंगल है। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालनी है। जो भी एंगल सबटेंडेड है 5π/3 अपॉन टोटल एंगल 2π इंटू टोटल रेजिस्टेंस, यूनिटरी मेथड है ये। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और जो लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस ना, तो सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे आपने करना है। क्या है यहाँ पर, ये है गिवन एंगल, ये है टोटल एंगल इंटू आर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया 5/6R। सिमिलरली R2 कितना आया फिर, R2 जैसे मर्जी निकाल लो। गिवन एंगल है हमारे पास π/3 अपॉन टोटल एंगल 2π इंटू R। तो ये पाई से पाई कटा, तो ये बन गया 1/6R। चाहे आप इसको R में से सब्ट्रैक्ट कर देते 5/6R को, तब भी यही आना था। तो R इक्विवेलेंट अभी आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5/6 इंटू 1/6R² अपॉन नीचे दोनों को ऐड करेंगे, वो R ही आएगा। तो एक R से एक R कट गया, तो आंसर इज 5/36R। तो इस तरह से कोई भी एंगल आपको दिया हो
उस एंगल के हिसाब से आप ने रेजिस्टेंसेस निकाल लेनी है। कैसे निकालना है फिर से समझ लो। गिवन एंगल उस आर्क का, जैसे मान लो ये एक वायर दे दी और बोल दिया कि ये वायर यहाँ पर जो एंगल बना रही है वो बना रही है लेट अस सपोज 120 डिग्री, ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। और हमें बताना है कि अगर ये पूरा कंप्लीट सर्कल होता, उसकी रेजिस्टेंस है लेट अस सपोज R ओम, तो इसकी कितनी होगी? तो इसकी रेजिस्टेंस आएगी, देखो R1 इज इक्वल टू गिवन एंगल, अब डिग्रीज में है ना तो डिग्रीज में ही पुट करना, अपॉन टोटल एंगल इनटू R। अगर टोटल सर्कल की रेजिस्टेंस R होती तो ये आ गया 1/3R। तो इस तरीके से ये वाला फंडा यूज करके आप किसी भी सेमी सर्कुलर, किसी भी आर्क ऑफ वायर की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अगर आपको टोटल सर्कल की रेजिस्टेंस गिवन है। तो वहां से रेशो भी पूछी जाती है, कभी कभी यहाँ पे रेशो पूछ ली जाती है, व्हाट इज द रेशो ऑफ R1 बाय R2। कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको एंगल नहीं दिया गया, ऐसे अल्फा एंगल दे दिया गया, ये क्वेश्चन है होर्ट्स का, अल्फा एंगल दे दिया गया, ऊपर वाला एंगल कितना बनेगा 2π माइनस अल्फा, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस जो थी इसकी वो थी R। तो ये एग्जांपल लास्ट है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल के फॉर्म में उसको बेंड कर दिया। तो फाइंड R equivalent between x and y. This is point x, this is point y. तो x और y में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस R है। तो बहुत आसान है, ऊपर वाली मैंने R1 मान ली, नीचे वाली मैंने R2 मान ली। तो R1 को अभी लिखना है, कैसे होगा R1? गिवन एंगल, उसका एंगल अपॉन टोटल एंगल इनटू R, दिस इज R1। व्हाट इज R2? गिवन एंगल, जो भी उस आर्क का एंगल है, ये वाली नीचे वाली का एंगल अल्फा है, तो मैंने वो लिख दिया अल्फा अपॉन टोटल एंगल 2π इनटू R, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड है, वहां से हमने इन दोनों को लिख लिया। अब आपने R इक्विवेलेंट निकालना है, तो जस्ट हम इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। एक आएगा R स्क्वायर, उसके साथ आएगा फैक्टर 2π माइनस अल्फा अपॉन 2π, अल्फा अपॉन 2π अपॉन R, ठीक है। तो ये हो गया, नीचे हमने इन दोनों को ऐड करना था। अगर आप इन दोनों को ऐड ही करेंगे तो आप देख लेना कि जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो R ही आएगी। तो मैंने डायरेक्टली R लिख दिया, तो एक R से एक R कैंसिल हो गया। इसको हम अच्छे से लिख लेंगे बढ़िया सा बना के। तो ये बनेगा 2π अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू R अपॉन 4π स्क्वायर। तो दिस इज आंसर।